कॉलम शुक्रिया पाकिस्तान। घर को आग लग गई घर के चिराग से। जंग का उसूल है दुश्मन को मारने के बजाय उसे जख्मी किया जाए। जख्मी दुश्मन मरे हुए से ज्यादा फायदेमंद होता है। आप देखें कि जंग के दौरान जो लोग मारे जाते हैं उसका लड़ने वाली फौज पर ज्यादा बोझ नहीं होता, जबकि जख्मी सिपाही की देखभाल के लिए एक पूरा निजाम हरकत में रहता है। फर्स्ट एड से लेकर उसे अस्पताल मुंतकिल करने तक एक मुतवाजी फोर्स इस्तेमाल करना पड़ती है। आपने एक्शन फिल्मों में कई बार देखा होगा कि जब एक सिपाही जख्मी होता है तो उसका साथी एक तरफ दुश्मन से जंग कर रहा होता है, दूसरी तरफ अपने जख्मी साथी को संभाल रहा होता है। एक हाथ से बंदूक और दूसरे हाथ में फोन के जरिए अपने साथी को बचाने के लिए मदद मांग रहा होता है। यहाँ से दुश्मन का फायदा शुरू होता है। जंगी जबान में इसे डिसएंगेजमेंट कहते हैं, यानी दुश्मन को उलझा कर रखना। इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी जान से कीमती कोई चीज नहीं, लेकिन जंग में जख्मी फौजी मरे हुए फौजी से ज्यादा कीमती तस्वुर किया जाता है। ये रूल जिंदगी के दीगर शोबों में भी ऐसे ही अप्लाई किया जाता है। अगर हम अपने समाजी रवैयों का जायजा लें तो हमें अदराक होता है कि हम किसी दूसरे को अच्छा काम करते देखकर खुश नहीं होते। हमें लगता है कि अगर ये अच्छा काम हम खुद नहीं कर सकते तो दूसरा क्यों कर रहा है। फिर हम उसको डिसएंगेज रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। दफातर में अगर कोई एफिशिएंट बंदा अच्छे तरीके से काम कर रहा हो तो नालायकों का टोला हर मुमकिन कोशिश करेगा कि उस अफसर की साख को खराब किया जाए, उसके खिलाफ साजिशों के ताने बाने बुनकर उसका ट्रांसफर करा दिया जाए। यही हाल आजकल हमारी सियासत का है। अगर आप इमरान खान की सियासत का बगौर जायजा लें तो उनकी हिकमत अमली मुस्तकिल तौर पर मौजूदा हुकूमत जख्मी करने पर लगी है। इस सारी सियासी लड़ाई में मुल्क को कितना नुकसान पहुंच रहा है इसका खान साहब को पूरा इदराक है, लेकिन इख्तदार की ख्वाहिश के घोड़े पर सवार होकर वो हर उस शय को तबाह कर देना चाहते हैं जो उनके और कुर्सी के दरमियान हाइल है। इसके लिए कोई भी हद उबूर करने से दरीग नहीं कर रहे। पाकिस्तान को मौजूदा माशी बहरान तक पहुंचाने का सिलसिला 2014 के धरनों से ही शुरू हो चुका था, जब इस वजह से चीन के सदर शी जिनपिंग का तारीखी दौरा मंसूख करना पड़ा। मियां नवाज शरीफ के तीसरे दौरे हुकूमत में दिगरगू मईशत को संभाला देकर 6% सालाना तरक्की की राह पर डाल दिया गया। दुनिया भर के बड़े माशी पंडित पाकिस्तान को 2028 तक दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में खड़ा देख रहे थे, लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने पसे पर्दा इस तहरीक के ताने बाने बुने और मुल्क को दुरुस्त मुआशी और खारजा पॉलिसी की पटड़ी से उतारने के लिए इमरान खान को मुसल्लत किया। मुल्क में हकीकी सियासी क़यादत को मुल्क बदर होने पर मजबूर किया गया। इस सारे तनाजुर में सियासी जमातों के पास दो ही ऑप्शन थे कि वो अपनी सियासत बचाएं या मुल्क बचाएं। लिहाजा मुल्क बचाने का फैसला किया गया। इमरान खान मुल्क के पहले साबिका वजीर आजम हैं जिन्हें अदम एतमाद के जरिए इख्तदार से अलग किया गया है। उसी वक्त ये तमाशा शुरू कर दिया गया। जिस तरह अदम एतमाद को रोकने के लिए आइन की खिलाफ वर्जी की गई, मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। खान साहब ने उसी वक्त तय कर लिया था वो खेलेंगे न खेलने देंगे। सियासत के तालिब इल्म के तौर पर मुझे ये इदराक था कि जो कुछ किया जा रहा है इसका नतीजा मुल्क को नुकसान पहुँचाने के सिवा कुछ नहीं होगा। बतौर जिम्मेदार पाकिस्तानी मैं मुस्तकिल तौर पर तकरीरों तहरीर के जरिए इस अमर की निशानदही करता रहा हूँ। गुज़श्ता रजीम पर मैंने बहुत से कॉलम लिखे। इमरान खान इख्तिदार से निकलने के बाद भी अपनी रविश पर कायम है। वो अपने सियासी मुखालिफिन को जख्मी करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इस सियासी मुखालफत में सियासत को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। इमरान खान साहब जब इख्तिदार से बाहर निकले तो एक जमहूरी लीडर के तौर पर उन्हें अपोजिशन बेंचों में बैठ कर सियासी अमल को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उनका खमीर ही गाली, ताना और सड़कों की सियासत से उठाया गया है। लिहाजा वो पार्लिमानी सियासत के कायल ही नहीं है। इसीलिए इख्तदार से बाहर आते ही हिट एंड रन पॉलिसी के तहत पीडीएम हुकूमत को जख्मी करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने इख्तदार से बाहर आने को अमरीकी साजिश करार दिया। जलसों में कागज लहरा लहरा के सादा आवाम को यह बावर कराया कि पीडीएम की हुकूमत अमरीकी साजिश का नतीजा है, ताकि पीडीएम हुकूमत के वजूद पर सवालिया निशान लगाया जाए। प्रोपेगेंडा बड़ी जालिम चीज है। जब एक चीज को बार बार दोहराया जाए तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद इसमें कुछ तो गड़बड़ होगी, जबकि अब वो खुद इस इल्ज़ाम से यू टर्न ले चुके हैं। इमरान खान साहब ने अपने मुखालफिन को जख्मी करने के लिए सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा पैदा कर दी है। वो रोज़ाना मीडिया पर बैठकर लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, इदारों पर दबाव डालते हैं। उनका एक ही मिशन है कि किसी भी इदारे को काम न करने दिया जाए। जैसा कि वजारत दाखिला का काम मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है,
عمران خان کبھی لانگ مارچ تو کبھی جیل بھرو تحریک شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے وزارت اپنا اصل کام چھوڑ کر ان مسئلوں میں الجھ جاتی ہے۔ وزارت خزانہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے انٹرنیشنل فائنینشیل اداروں اور فورن انویسٹرز کو لانے کے لیے کوشاں تھی تو خان صاحب نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی توڑ کر نیا سیاسی بحران پیدا کر دیا۔ عمران خان جانتے تھے کہ ان کے دور میں IMF کی مانی گئی شرائط کے نتیجے میں ملک معاشی بحران کا شکار ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے احتجاجی سیاست کے ذریعے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ کوئی ملک اور بین الاقوامی ادارہ پاکستان کی مدد کا رسک نہ لے سکے۔ اگر انہیں عدالت طلب کر لے تو ہزاروں کارکنوں کو ساتھ لے جا کر تماشا لگا لیتے ہیں۔ ان کا ایک بیان سٹاک مارکیٹ گرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ انہی کے بیانات اور تحریکوں کی وجہ سے ڈالر سٹاک ہو گیا اور ڈالر کی شرح تبادلہ بے قابو ہو گئی۔ پاکستان کا قرض دنوں میں کئی 100 ارب ڈالر بڑھ گیا، جس کا فائدہ IMF نے اٹھایا۔ حکومت کو ایسی سخت شرائط ماننے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس سے عام پاکستانی کی زندگی مشکل ترین ہو گئی ہے۔ ایسا تو کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے، وہ قوم کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ بقول شاعر، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ فوج کے سربراہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ادارہ پولیٹیکل پالیسی اختیار کر چکا ہے، لیکن یہ آئے دن انہیں سیاست میں گھسیٹ کر لے آتے ہیں۔ یہ لوئر کورٹس کے فیصلے بھی سپریم کورٹ سے کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے سیاسی عدم استحکام بڑھتا رہے۔ یہ اداروں کو مجبور کر رہے ہیں کہ انہیں پھر سے اقتدار دیا جائے۔ انہیں اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں کہ ان کی ضد سے ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔ اس کا فیصلہ اب تاریخ کرے گی کہ اصل میر جعفر اور میر صادق کون تھا، کس نے کس کے کہنے پر اپنے وطن کی مٹی سے بے وفائی کی۔ یہ اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔